अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप ज़ैनब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? जी मैं भी ठीक। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज अली अमीन गंडापुर ने कुछ अहम बातें की हैं। इस पर आज हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। और KP असम्बली में अचानक हंगामा आराई भी देखी गई। अली अमीन गंडापुर जब तकरीर कर रहे थे अपनी, उसके बाद देखा कि अचानक अपोजिशन में हंगामा आराई हुई, मुक्कों का इस्तेमाल किया गया एक दूसरे पर, और ये सारी हंगामा आराई की कहानी भी आज हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे ऐवान सदर में बड़ों की अहम बैठक हुई है, और इस अहम मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद थे। और अब देखना यह है कि किन अमूर पर बातचीत की गई और आईनी तरमीम वाला जो मामला है वो कहाँ तक पहुँचा है, इस पर भी आज बुखारी साहब हमें तज्जिया देंगे। ईरान की अस्करी सलाहियत को इसराइल और अमेरिका संजीदगी से ले, ये कहना है CIA का। इस पर भी आज प्रोग्राम में बात होगी। बुखारी साहब, सबसे पहले वज़ीर आला KP का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो इजहार ख्याल उन्होंने किया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इज़हार ख्याल में उन्होंने बुनियादी तौर पर तो लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की है कि मैं जिस अजीम मकसद के लिए निकला था वो मैंने हासिल कर लिया है, और जो कुछ भी मैंने किया है वो सारा जो है बानी PTI की मर्ज़ी से है जी। लेकिन वो असल बात बताने से क्यों कतरा रहे हैं, वो हम कोशिश करते हैं उसको ढूंढने की कि क्या है। पहली बात तो ये कि उन्होंने जो तकरीर की आज असम्बली में, वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए थी कि मैं कहाँ था, मैं क्यों छुपा था, मेरे छुपने की वजह क्या थी, मैं PTI के बानी की हदायत का इंतज़ार कर रहा था, वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत सारे जवाब पेश किए और अपनी तकरीर के दौरान फिर उन्होंने धमकियाँ भी दी। उनकी एक धमकी का जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि IG इस्लामाबाद को तब्दील कर दो, हाँ, इन पे चढ़ाई कर रहे हैं जब से मैं फिर आऊँगा और फिर आके मैं IG को खुद तस्लीम करूँगा। अच्छा, ये जो लबोलहजा है, ये धमकियाँ पहले भी वो दे चुके हैं। आपको याद होगा उन्होंने धमकी दी थी कि मैं 15 दिन में मेरा नाम बदल देना अगर मैं आके इधर छुड़ा के ना ले जाऊँ बानी PTI को। याद है ना आपको? बिल्कुल। किस बिहाफ पे ये धमकियाँ देते हैं? उसको 1 महीना कोई बैक कर रहा है इनको? उसको 1 महीना हो गया है। वो धमकी जो है उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। लेकिन जो बैक कर रहे हैं ना, वो धमकियाँ नहीं दिलवाते। मैं अभी बताता हूँ, आएंगे हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक हो गया जी। दूसरी बात ये कि हमें ढूंढना तो है कि ये मौसूफ थे कहाँ। सभी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। किसी को जवाब दलवी ने कहा था कि कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। क्या बात है। अजीबोगरीब किस्म की बात है ना कि आप ये कह रहे हैं कि जब KP के हाउस जो है उसको FIA ने और पुलिस ने टेक ओवर कर लिया था, रेंजर्स भी थी साथ जी। उन्होंने मेरे स्टाफ को मारा। मैं देख रहा था ऊपर से वो मार रहे हैं। क्या चीफ मिनिस्टर की शान है कि वो अपने स्टाफ को पिटते हुए देख रहे हैं और ऊपर बैठे हुए छुपे हुए। बिल्कुल। वो कौन सी तिलिस्माती टोपी पहनी थी? कल हमने इसका भी जिक्र किया था। हाँ जी। कि वो जो टेक ओवर के बाद नजर नहीं आया आप किसी को, सारी रात आप ऊपर पड़े रहे। अच्छा, आप देखें ना, क्या शान है, क्या बहादुरी है। जो धमकियां देने वाला आदमी होता है वो तो फिर अपने कहे पर अमल करता है ना जी। लेकिन यहाँ तो वो किस डर से छुपे रहे और अपने स्टाफ को मार पड़ती देखते रहे, ये भी उनको बताना है। लेकिन ये जो तासुर है ना कि वो 5 तारीख की शाम को गायब हुए थे जी, इसकी वजाहत जरूरी है, ये गलत है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा नहीं है। 4 को वो स्वाबी से चले थे वो हुकूमती मशीनरी लेके, हुकूमत की गाड़ियाँ लेके, हुकूमत की क्रेनें लेके, आपको पता ना जी। फिर उनको अटक के पुल के ऊपर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, फिर वो वहाँ से क्रॉस कराए, फिर वो जंग बहादुर के पास आ गए। अच्छा। शाम को जब वो वहाँ दिखाई दिए एक दफ़ा, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं चला कहाँ गए वो। असूली तौर पे अगर आप हकायक को देखें तो उनकी गाड़ी तो वहीं रही, ठीक, वो किसी और की गाड़ी में बैठ के वहाँ से गायब हो गए और फिर सरफेस हुए KP के हाउस के बाहर। अब सवाल ये है कि वो कहाँ थे? एक रात नहीं गायब हुए, वो 2 रातें गायब हुए हैं। अच्छा, आप समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये वो 4 की रात को भी गायब हुए हैं और फिर 5 की रात को भी गायब हुए हैं। अब वो जाते कहाँ हैं? ये समझ से बालतर है बुखारी साहब, जिस तरह से अच्छा वो जहाँ जाते हैं उनसे, वहाँ से फिर उनका राब्ता नहीं रहता किसी के साथ, नंबर बंद हो जाता है। और वो नहीं, वो फ़ोन ही नहीं रखते ना। उन्होंने कहा इस दफ़ा तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, ना फ़ोन था ना मेरी जेब में 1 रुपया था। ठीक है जी। तो ये हम बताना चाहेंगे, थोड़ा शेयर करना चाहते हैं हम अपने नाज़रीन के साथ। देखिए, पिछली दफ़ा जब वो गायब हुए
तो उस वक्त भी उनकी पार्टी और उनके वो स्पोक्स पर्सन साहब जो बैरिस्टर साहब होते हैं, जिनको नहीं ये पता लगता है कि दिन किस वक्त है और रात किस वक्त है, उन्होंने जो कहना है वो कह देना है जी। ना उनको सबाक का पता होता है ना सियाक का पता होता है, सियाक को सबाक जिसको कहते हैं। तो ये बात तो हमने तय कर दी कि वो तकरीर करने के बाद जंग बहादुर में रात उन्होंने वहाँ नहीं गुजारी, क्योंकि अगर वो रात वहाँ होते तो फिर सरफेस होते ना, नजर आते ना, वो अपने वर्करों को यानी हलाशेरी दे रहे होते, उनको थपकियाँ दे रहे होते, उनको हौसला दिला रहे होते, तो कहीं ना कहीं सरफेस करते, तो वो वहाँ नहीं थे। अब हम पहले जब वो गायब हुए थे 7 घंटे के लिए वहाँ चलते हैं जी। उस वक्त भी यही था कि उनके साथ कोई रब्ता नहीं है, कोई पता नहीं उनको गिरफ्तार कर लिया, कोई पता नहीं उनको अगवा कर लिया। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आए तो फिर उन्होंने क्या कहा, उनका मेरी तो एक ब्रीफिंग थी, हाँ जी, मैं तो ब्रीफिंग अटेंड करने के लिए गया था लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, ये नहीं बताया उन्होंने वो ब्रीफिंग कहाँ थी। ठीक, आप समझ लिए ना। जी जी। यही इन 2 रातों में भी हुआ है। तो क्या करने क्या जाते हैं, कोई बैकडोर डील हो रही है, क्या हो रहा है, या अपने लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं? जो फसाद खान साहब के लिए बनाया हुआ है वो तो ये है कि खान साहब ये आपसे बात नहीं करती ना एडमिनिस्ट्रेशन, मैं करा देता हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरी बात सुनते हैं वो, तो मैं करा दूंगा। तो वो खान साहब ने कहा होगा ठीक है, इतनी कोशिशें उन्होंने खान साहब ने खुद भी की हैं, ख़त लिखने का कहा, फिर रब्ता किया, फिर उनके लीडर ने बैकडोर डिप्लोमेसी की, लेकिन बात नहीं बनी। तो एक तो खान साहब को उन्होंने कहा कि मैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ओपनिंग करवा देता हूँ ताकि आपकी बातचीत शुरू हो जाए। ये फसाद उन्होंने खान साहब के सामने अपनाया हुआ है। और दूसरों के लिए क्या है कि जनाब जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। अच्छा, और वैसे ही हुआ। आपने देखा कि वर्कर्स तो मार-मूर खा-खू के किसी न किसी तरीके से वहाँ तक पहुँच गए। अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा बुखारी साहब, अब अली अमीन गंडापुर की ये जो कहानी, आज की कहानी थी या इससे पहले जो वो उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया, आपको लगता है कि पीटीआई पर मैं अभी नहीं आया? हाँ चले, इजहार ख्याल पर मैंने अभी आना आज की तकरीर में जो बातें उन्होंने की हैं कि केपी के सिवा जहाँ भी जलसा किया वहाँ फस्तायत जो है उसका सामना करना पड़ा, और आज जो गिले शिकवे उन्होंने बयान किए और ये बताया कि मैं कहाँ था, जिस तरह से आप अभी बता भी रहे थे, तो बुखारी साहब आपको नहीं लगता कि जो पीटीआई वर्कर है वो अली अमीन गंडापुर की ये स्टोरी बाय नहीं करेगा? देखिए, जब तक ये असल कहानी का पता चलेगा जिस वक्त महात्मा खान का बयान आएगा, अगर तो वो ओन करते हैं कि गंडापुर जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, तो जिन्होंने गालियां दी हैं ना वो छुपते फिरेंगे। पीटीआई क़यादत, पीटीआई वर्कर सबने छुपते फिरेंगे इस चीज पर। और अगर उन्होंने कह दिया कि इसने गलत किया, मेरे साथ धोखा किया है, तो इनके कपड़े भी नहीं रहेंगे। इतनी गालियां पड़नी है इनको, इतना इनके ऊपर दशनाम तराजी और तमन्ना होना है। तो वी विल हैव टू वेट। अब 18 अक्टूबर तक तो भाई की बात नहीं आ सकती हम तक। अच्छा, क्योंकि मुलाकातों भी पाबंदी है, वो रोज़ जो मीडिया सेशन लगता था वहाँ पर वो भी ख़त्म है। और चूँकि प्रोसीडिंग भी नहीं हो रही, ज़्यादा वकील भी कोई आके बाहर नहीं बयान दे सकते, तो यू विल हैव टू वेट टिल द 18th अक्टूबर जब ये SCO समिट वगैरह हो चुकी होगी कि वो क्या कहते हैं। उस वक्त तक वो असेंबली को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने जो तकरीर आज की है, 2-3-4 जुमलों के ऊपर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और रेंजर को धकेल कर हम डी चौक पहुंचे। धकेल तो इन फोर्सेस को आपके बड़े भी नहीं सकते भाई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम फौज का एहतराम भी करते हैं, क्योंकि खान साहब ने हमें कहा है कि तुम लोगों ने, मैंने एक दफ़ा अपने बड़े भाई से कहा कि भाईजान आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, तो उन्होंने जवाब में कहा तू ना करके देख। तुझे ये कह रहे हैं ना कि जाहिर है। देखें, एक बात बिल्कुल तय है, रियासत के साथ कोई नहीं लड़ सकता। एग्जैक्टली। और ये पूरी दुनिया में एक ही फार्मूला है, ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। आप स्टेट से नहीं लड़ सकते और ना स्टेट से आपको लड़ना चाहिए। एनीवे, एक तो उन्होंने ये कहा जी। दूसरा उन्होंने कहा जी कि फौज से जनाब हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हाँ जी। ओ भाई, आपका पूरा सोशल मीडिया, आपकी पूरी पॉलिटिकल क़यादत सुबह से शाम तक लेके एस्टेब्लिशमेंट के नाम पर जो कुछ कहती रही है, आपको नहीं याद? किसके साथ लड़ाई साबित हो रही थी? शुरू हो जाए बाजवा साहब से, फौज के साथ ही लड़ाई थी ना आपकी। आपने बाहर निकल के गद्दार और उसका मीर कासिम और मीर जाफर किसको कहा था भाई? तो फौज के साथ लड़ाई तो आपकी है जी। आप अगर डिनाइल मोड में जाके ना माने तो वो दूसरी बात है। अब ये जो हदायत वो कह रहे थे ना कि मैं इंतजार कर रहा था बानी पीटीआई की हदायत का, उनकी हदायत का इंतजार नहीं कर रहे थे।
उन्हीं की हिदायत का इंतजार कर रहे थे जिनके साथ चाय पीते हैं वो। ये कैसे त्रिसमाती टोपी पहन के इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच के 12 ज़िले फलांगते हुए। हाँ जी, ठीक है, इनके बारे में बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर एंटी पीटीआई नहीं, जो प्रो पीटीआई यूट्यूबर्स हैं और जो प्रो पीटीआई यानी तज्जिया निगार कह लीजिए आपको, या उनको एंकर कह लीजिए आप, वो भी इसके ऊपर शक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं आपके सामने है, और गालियां पड़ रही हैं गंडापुर साहब को कि उन्होंने पार्टी को लेट डाउन किया है। ठीक है जी। असल बात यह है कि मैंने जैसे पहले कहा कि सारा दारोमदार जो है वो पीटीआई के बानी के स्टेटमेंट पर है। याद है आपको पिछली दफा उन्होंने कहा था मैं एक एक लफ्ज के साथ खड़ा हूं जो गंडापुर ने कहा है। हाँ। उसके बाद सारे चुप हो गए थे, किसी ने कहा कोई दूसरा लफ्ज, यही अब भी होने जा रहा है। अच्छा बुखारी साहब, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? क्या बानी पीटीआई इस बार गंडापुर साहब को फिर ऑन करेंगे जिस तरह पहले करते रहे हैं, डिस ऑन कर देंगे? देखिए बात यह है कि अगर तो जो मिशन दिया गया था गंडापुर साहब को, उसमें वो यानी साबित कदम रहे हैं और उन्होंने वो अचीव कर लिया है, फिर तो वो उनकी हर बात को ओन करेंगे। आप समझ लीजिए, अगर एस्टेब्लिशमेंट से राह हमवार हो गई है, राबते बहाल हो जाने हैं गंडापुर साहब की एफर्ट्स के नतीजे में, तो फिर बानी पीटीआई क्यों डिसोन करेंगे उसको? अच्छा बुखारी साहब, अब जो ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ आया इस चीज़ पर, उन्होंने कहा कि उमर अयूब के पास गंडापुर साहब ने रात गुजारी है। देखिए मैंने आपसे कहा कि बहुत सी कहानियां चल रही हैं। हाँ, अभी तो बहुत सारी। पहली बात तो ये है कि जो कुछ अपने गंडापुर कह रहे हैं वो दैट इज नथिंग बट लाइज। वो कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं जो असल कहानी है। असल कहानी में सामने आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लग जाएगा पता लोगों को। मैंने तो आपको कह दिया इन सो मेनी वर्ड्स कि वो कहाँ थे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मुख्तलिफ वर्जन हमारे पास पहुँच रहे हैं। एक एंकर ने तो ये कहा कि जी उन्होंने उनके साथ, अपने भाइयों के साथ चाय वाय पीने के बाद रात जो है वो एक 5 स्टार होटल में गुजारी है। अच्छा। प्रेसिडेंशियल स्वीट उनके लिए बुक हुआ था। किसने कराया? वहाँ से अगली सुबह वो किसकी गाड़ी में बैठ के पेशावर पहुँचे? ये सारे सवालिया निशान जो हैं खुद वही लोग उठा रहे हैं जो हमेशा पीटीआई की सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और फिर हमने एक कहानी सुनी कि जनाब वो वहाँ भाइयों के पास गए, भाइयों ने फिर अगले दिन सुबह उनको हेलीकॉप्टर से पेशावर पहुँचा दिया। और केपी असेंबली में जो हमारा ही देखी अब आ रहे हैं उसकी तरफ। हाँ। तो पहली बात तो ये है कि सच क्या है झूठ क्या है ये भी पूरी तरह से सामने नहीं है। बानी पीटीआई के स्टेटमेंट के साथ, इसका ताल्लुक बानी पीटीआई के स्टेटमेंट के साथ है, एस्टैब्लिश हो गया। एग्जैक्टली। अब असेंबली के अंदर जो उनकी तकरीर है उसके दो हवाले देने के बाद फिर हंगामे की तरफ चलते हैं। जी जी। एक तो उन्होंने फिर वही कहा कि आईजी इस्लामाबाद को बदल दें, अगर आपने ना बदला तो मैं आऊंगा, मैं आके खुद बदल दूंगा उसको। ये किस दुनिया में रहते हैं? बिल्कुल। हु इज ही टू चेंज आईजी इस्लामाबाद? कभी किसी ने उनकी बात का एनालिसिस करने की कोशिश की है? Who does he think he is? बिल्कुल, ये चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड है कि अपने सूबे का आईजी तो खुद लगा नहीं सकते। बिल्कुल। तो कैपिटल के वाले को कैसे बदलेंगे वो? Anyway. यकीनन इसमें बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की पुरस्कार गुमशुदगी, जिस तरह से वो अचानक डिसअपेयर हो जाते हैं फिर अपीयर होते हैं, तो इस पर जो सवालात उठ रहे हैं उनका जवाब तभी मिलेगा जब बानी पीटीआई कुछ ना कुछ गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। पीटीआई की पंजाब में एहतजाज की एक मरतबा फिर कॉल। हमाद अजहर ने कहा है कि मुल्क में अवाम की हाकमियत की खातिर एहतजाज जारी रखा जाएगा। 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल, इसके बाद 12 को गुजरांवाला और सरगोदा में एहतजाज होगा, जबकि 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन, 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में भी मुजाहरे किए जाएंगे। और उसके बाद कमेटी के ऐलान के मुताबिक इस्लामाबाद में जो एहतजाज की कॉल जो है वो बाद में दी जाएगी। बुखारी साहब, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे केपी असेंबली में जो आज हंगामा आराई हुई है, उस पर भी बताइएगा क्या आपकी राय है? जब हाउस जो है लावारिस हो जाता है ना, चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो अपनी कहानियां सुना रहे हैं और बानी पीटीआई जो है वो जेल में है जी, तो फिर हाउस जो है वो बेलगाम जिसको कहते हैं ना, वो मछली मंडी बन जाता है, जो एक रवायती इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। देखिए आज झगड़ा इसलिए हुआ कि वक्फा सवालात में वज़ीर आला को माइक दे दिया स्पीकर साहब ने, जिसके ऊपर अपोजिशन को इतराज़ था। हाँ जी, कि जनाब इतनी क्या जल्दी थी, वक्फा सवालात पूरा होने दें, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। वक्फा सवालात के बीच में कोई और बिजनेस नहीं कर सकता हाउस। एनीवे, दूसरा उनका बड़ा मुतालबा ये था कि जनाब हमने टाइम मांगा था बोलने के लिए, आपने हमें टाइम नहीं दिया। तो इसके ऊपर जो तकरार शुरू हुई तो फिर वो
जो धमा चौकड़ी मची है वहाँ पर, वो मेरे ख्याल से वीडियो के ऊपर सारे पाकिस्तान ने देखी, हाँ जी। बल्कि पूरी दुनिया ने देखी है वो। दैट वाज एन अनफॉर्चुनेट सीन, कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह से झींगा मुस्ती होते हुए, ख़ास तौर पर आपस में जो एक ही पार्टी में कभी रहे हों, हाँ जी, जो वज़ीर साहब हैं मलिक हाँ जी, वज़ीर नेक मोहम्मद और नेक मोहम्मद हाँ साहब, जी। कभी पीटीआई में थे, एक अब उनमें से छोड़ के पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा बन गया है। तो जो कुछ भी हुआ दैट वाज अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए असेंबली के अंदर इस तरह से। लेकिन जो दो बातें और एहतजाज का तो आपने कह दिया कि वो तो फोकस में रहना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था एक दफ़ा कि दे नो, पीटीआई नोज इट्स द बेस्ट हाउ टू कीप नाजायज़ कब्ज़ा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कब्ज़ा ऑन टीवी स्क्रीन्स। अभी इस्लामाबाद का होके हटा है, अब ये 5-6 जगह की और उन्होंने कॉल दे दी है, और साथ ही ये धमकी भी दे दी है कि इस्लामाबाद पे एक दफ़ा हाँ फिर हम जी। चढ़ाई करेंगे। कमेटी तो ये ऐलान डिस्कस करेगी। होता रहेगा अब अगले 1 हफ्ते के लिए। इसमें वो मास्टर है टू कीप द स्क्रीन। ठीक, अब ये तो हो गया जनाब पीटीआई का। मेरे ख्याल से थोड़ा सा अब दूसरी तरफ भी आएंगे। बिल्कुल, बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं आज जो इस्लामाबाद गवर्नमेंट में मौलाना फजलुर रहमान की। बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से उस सारी मुलाकात का जो फोकस था वो तो यही था कि हुकूमत जो आइनी तरमीम करना चाहती है उसमें जो हर्डल्स हैं उसको कैसे ओवरकम किया जाए। जी, तो मेरे हिसाब से तो फोकस जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, क्योंकि आजकल वो जिसको कहते हैं ना चाबी उनके पास है। ठीक है जी। देखिए, गुजारिश ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो 2 बुनियादी चीज़ों पर तो इत्तफाक रखते हैं। अच्छा, एक तो कि आइनी अदालत बननी चाहिए, ये वो पब्लिकली ऐलान कर चुके हैं। एक से ज़्यादा मेरा ख्याल है दर्जन भर दफ़ा कह चुके हैं कि हम आइनी अदालत के हक़ में हैं। दूसरी जिस बात पे वो राज़ी दिखाई देते हैं वो ये है कि वो जो एक पैनल आया करेगा ना जी 5 जजेस का, जो अमेंडमेंट के ज़रिए नई तरमीम हो रही है, जी। कि 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का पैनल एक भेजा जाएगा, जिस तरह आर्मी चीफ का 3 का पैनल आता है। उसमें से प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होगी, वो जिसको चाहे चीफ जस्टिस बना दे। ठीक है जी। मौलाना का मुतालबा ये रहा है कि भाई ये 5 का चक्कर छोड़ें, बस 3 काफ़ी होते हैं ना, 3 की आप लिस्ट भेजें। तो ये दे आर वेरी क्लोज टू अंडरस्टैंडिंग इस पर। लेकिन जिन चीज़ों पर वो राज़ी नहीं है, हाँ जी, उसके लिए अब एक सोल्यूशन जो आज की इस मीटिंग के नतीजे में हुआ है वो ये है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी भी अपना बना रही है मसवदा तरमीम हाँ का, जी। जेयूआई भी बना रही है, नून लीग ने भी बनाया हुआ है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जी हम ये तीनों मसवदे रख लेंगे और मुशावरत के साथ इसमें किसी नतीजे में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। ये जो डेवलपमेंट है इस वक्त की, इसने 2 चीज़ें जो हैं उनके ऊपर से पर्दा हटाया है। एक तो ये कि मौलाना के बारे में सोशल मीडिया वाले ख़ास तौर से, लेकिन एक तासुर मीडिया में भी था, नेशनल मीडिया में भी, कि जी वो तरमीम के हक़ में होने या ना होने के बारे में कुछ मुतालबात हैं उनके। पहले एक खबर हमने सुनी कि जी वो पीटीआई से 2 सेनेटर की नशिस्तें मांग रहे हैं, हाँ जी, जिसको उन्होंने कैटेगोरिकली हाँ, ये तासुर पाया जा रहा है। इसी तरह से तासुर था कि जनाब वो हुकूमत से गवर्नरशिप मांग रहे हैं। वो मैं अगर राना सनाउल्लाह साहब की बात को सही समझा हूँ तो वो ये कह रहे थे कि इस स्टेज पर अगर मौलाना इन तरमीम के हक़ में होने के लिए या इसके ख़िलाफ़ होने के लिए कोई बदले में चीज़ ले लेंगे, अगर यानी सेनेट की 2 सीटें ले लेंगे या गवर्नरशिप ले लेंगे, तो ये उनके सियासी कैरियर के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से दैट्स ए वेरी सेम थिंग टू से। एक बात, लेकिन एक मज़े की बात यह है कि ना आज तक पीटीआई ने कहा है, कंफर्म किया है कि जी हमसे उन्होंने 2 सेनेटर की सीटें मांगी हैं, ना ही हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने ये इसकी तस्दीक की है कि जी वो हमसे गवर्नरशिप मांग रहे हैं। तो ये एक तासर था। मेरे ख्याल से वो तासर जो है अब ज़ायल हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई मज़ीद डेप्थ रही है। असल बात यह है कि अगर कोई उनको ओबलाइज करने की पोजीशन में है तो वो पीटीआई है। पीटीआई दे सकती है सीटें उनको 2 सेनेट की, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है वहाँ पर। जो बाकी की अपोजिशन है वो तो सेपरेट है ना, छोटी छोटी सीटें, 9 सीटें मुस्लिम लीग के पास हैं, गालबन 9 ही पीपल्स पार्टी के पास हैं, 7 मौलाना के पास हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के पास है वगैरह वगैरह, कुछ एक आधी सीट जो है वो एएनपी के पास भी है। तो वो मेरा ख्याल से उनको ओबलाइज नहीं कर सकते। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैं अगर ज़िम्मेदारी से ये कहूँ कि वो जितना करीब आ चुके हैं अब हुकूमत के ड्राफ्ट के, और जो बाकी चीज़ें हैं उनके ऊपर चूँकि अब लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अच्छा, तो मौलाना अल्टीमेटली फैसला करेंगे हुकूमत के साथ जाने का। ठीक। ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, इसलिए
कि किसी भी किस्म के यानी जिसको कहें आप एहतजाज के लिए या स्ट्रीट शो के लिए उन्हें मौलाना की ज़रूरत थी, इसलिए कि ये उन्होंने आजमा के देख लिया है कि अब लोग ना पंजाब से उतरे निकल रहे हैं उनके लिए, ना बलूचिस्तान से आ रहे हैं, ना सिंध से आ रहे हैं। ले दे के वो लोग KPK से लेके आते हैं और वो जिस तरह मुश्किलों से आते हैं और जो उनके साथ इस दफ़ा सलूक हुआ है, अगली दफ़ा वो आएंगे कि नहीं आएंगे इसके बारे में कुछ नहीं। तो मौलाना को वो अपने साथ रखना चाहेंगे, मानी PTI भी चाहेंगे कि मौलाना के साथ दूरी ना हो। तो अब जैसा मैंने पहले कहा कि मौलाना इज़ द मेन फोकस। बिल्कुल, अगर वो हुकूमत के साथ एग्री कर जाते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो ये तरमीम हो जाएंगी, फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। बुखारी साहब, आपके नज़दीक मुश्तरका ये जो मुजवज़ा है उस पर जो उन्होंने कहा है कि हम मुश्तरका मुजवज़े को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, तो आपके ख्याल में ये सही गवर्नमेंट ने आज की मुलाकात में स्ट्रैटेजी बनाई है ताकि सब अपने अपने मुजवज़े लेकर आएंगे और फिर एक ही पेज पर देखिए ये मुसवदा हम-आहंगी हो जाएगी? ये मुसवदा उन बाकी तरामीम पर है, दो बुनियादी पर तो मैंने कहा कि इत्तफाक हो गया। हाँ जी। बाकी जो है जब मौलाना फैसला कर लेंगे कि उन्होंने हुकूमत के साथ चलना है तो PTI क्या कह रही है, इररिलेवेंट हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, अभी तो बच्चा दिया हुआ है ना दोनों तरफ उन्होंने, उधर भी कह रहे, PTI भी ये तवक्को रख रही है कि मौलाना जो है हुकूमत के ऊपर तबर्रा करके उन हमारे साथ हाँ मिलेंगे और फिर हम मिलके एक कुव्वत बन जाएंगे। ये होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, ये मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में इसका फैसला हो जाएगा। दूसरी एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो ये है कि स्पीकर साहब ने एक खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमीशन को और उनको तंबीह की है कि भाई मैंने आपको एक पहले खत लिखा था, 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजर गए हैं उसको, आपने उसके ऊपर एक्ट ही नहीं किया। भाई इलेक्शन एक्ट जो है वो तरमीम हो चुकी है, उसके अंदर कानून बन चुका है वो, तो मखसूस नशिस्तों का फैसला क्यों नहीं करते आप? हाँ, ठीक। और वो दूसरे खत में उन्होंने कहा है कि अब जल्द से जल्द इन मखसूस नशिस्तों का फैसला करके और आप इसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इसका मतलब ये है कि वो जिन सीटों की तवक्को रख के बैठी हुई थी PTI, वो तो अब फिर उनको नहीं मिलती, इसलिए कि अदालत में अपील मौजूद पड़ी है। ठीक है, और हुकूमत जो है उसका स्टांस ये है कि हमने चूँकि कानून बना दिया है, लिहाजा इस कानून के तहत ना ये PTI का हक बनता था, ना ये सीटें उनको मिलेंगी, और इलेक्शन कमीशन को वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करके और सूरत हाल को वाज़ेह करें। ये हो गया जनाब। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जनाब कि जी हुकूमत ने जो बंदे पकड़े थे, ये जो जुलूस लेके आए थे जनाब गंडापुर साहब, उसके अंदर अफगान शहरी भी थे, उनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। बहुत ही तकलीफ दे बात है कि जब हमें ये पता भी कहा जा रहा है कि उनको पैसे दे के बुलाया था, 2-2 हज़ार रुपये दे के, ये दिहाड़ीदार लोग होते हैं वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन उनकी अकल का मातम करना चाहिए कि भाई आप लेके किनको जा रहे हैं? अफगान शहरियों को जिनके पास पाकिस्तान की कोई ID नहीं है, ये अगर वहाँ पकड़े जाएंगे या इनमें से कोई मारा जाएगा तो क्या बनेगा? यही हुआ। अब ये जो इंटरव्यूज़ उनके सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं, ज़ाहिर है ऑब्वियसली इसको पाकिस्तान की एजेंसियों ने यानी मुहैया किया होगा। लेकिन ये भी तो पॉइंट है ना कि अभी वो ज़ेरे हिरासत है, शायद ऐसी चीज़ें देखिए, बट द फैक्ट रिमेंस दैट दे आर अफगान्स बाय नेशनलिटी। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो पॉइंट ठीक है ना, ये तो बाद की बात है ना। आप क्यों लेके आए अपने जुलूस में अफगान्स को जिनके पास कोई ID के पेपर्स तक नहीं है? तो ये एक अपनी दूसरी बात ये है जनाब कि वो अपने वज़ीर आज़म साहब भी इसके ऊपर बोले आज कैबिनेट की मीटिंग में। उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब ये सारा कुछ जो है CPAC को टारगेट करने के लिए है। अब वो सारे जितने भी हवाले दे रहे हैं, वो भारत, इजराइल या अमेरिका तो CPAC का मुखालिफ है, जो है वो ये कह रहे हैं कि अब जो यहाँ के अंदर के लोग हैं वो भी इन खवारिज के साथ मिलकर CPAC के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि 2014 जैसी साजिश अब दोबारा नहीं होने देंगे। हाँ, ये तो उनका देखे नारे, क्या ऐसे हालात बन सकते हैं 2014 वाले? नारे शारे मारने में तो कोई खराबी नहीं है जी। ठीक है जी। दूसरा जनाब एक और चलते चलते जिक्र बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर पाबंदी लगी है, उसकी वजाहत की है वज़ीर इत्तलात साहब ने। वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब एक ऐसी जमात जो पाकिस्तान का परचम जो है उसको नजर आतिश करे, एक ऐसी जमात जिसको बाहर से फंडिंग आ रही हो, बिल्कुल सही है, उसको कैसे इजाज़त दी जा सकती है, और ख़ास तौर से जबकि वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस भी हो। तो ये काफ़ी कुछ जो है वो हो रहा है। इस्लामाबाद गढ़ है इस वक्त एक्टिविटीज़ का, चाहे वो PTI का धावा है, चाहे वो ये आइनी तरामीम है, चाहे वो जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो दे ऑल फोकस्ड ऑन इस्लामाबाद। क्या होने जा रहा है, क्या इसका नतीजा निकलेगा, ये तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन ये बात तय है कि ये सब कुछ अब 18 अक्टूबर से पहले होना है। आईनी तरामीम भी 18 अक्टूबर से पहले हो जाएगी, एक्सपेक्टेड है।
अगर ना भी मंजूर हुई तो कम से कम पेश हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है। अब देखना ये है कि सियासत में आगे क्या हलचल होती है। अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सीआईए ने कहा है कि ईरान की अस्करी सलाहियत को इसराइल संजीदगी से ले। ऐसा लगता है कि इसराइल और ईरान बराह रास्त जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग का खतरा भी एक तरह से अभी मौजूद है। बुखारी साहब, ये जो आज सीआईए की स्टेटमेंट है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विलियम बर्न्स जो हैं ये सीआईए के डायरेक्टर हैं और काफ़ी सीजन्ड वेटरन लीडर हैं। बिल्कुल। मतलब मैं कहूँगा कि अमेरिका के जो एहलकार हैं सरकारी महकमों के, उनमें ही इज़ ए सेन वॉइस। हाँ जी। वो ये कह रहे हैं कि एक तो अमेरिका और इजराइल को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि उन्हें ये पता ना हो कि ईरान की कैपेसिटी क्या है रिएक्ट करने की और वो हमला करवा दे इसराइल से। वो मतलब दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं होश के नाखून लें, पहले ये गेज कर लें सही से कि सूरत हाल है क्या। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ईरान और इसराइल बराह रास्त जंग नहीं चाहते, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसराइल से किसी भी गलती की तवक्को रखनी चाहिए। और वो कहते हैं कि अगर ये हुआ तो फिर सूरत हाल हाथ से निकल जाएगी। ये मेरे ख्याल से इट्स ए सेन वार्निंग एंड सेन एडवाइस ऑल्सो। ठीक है जी। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि वो लोग जो सुलह कराने के चक्कर में है, जो सालस है या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वक्त ज़्यादा आपके पास नहीं है, इस मसले का कोई ना कोई हल ढूंढ लें बिफोर इट्स टू लेट। ठीक है जी। ठीक। अच्छा जी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जनाब इसराइल जो है वो अपनी हरकत से, अपने जंगी जुनून से बाज नहीं आ रहा है और उसने फिर जनूबी लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है। लेकिन अब ये वो जिसको कहना चाहिए ना कि आसान खीर नहीं है जिसको वो खा लेंगे। गजा वॉज डिफरेंट। रेजिस्टेंस वहाँ भी वो कमाल की हुई है 1 साल तक कि वो एक कैदी रिहा नहीं करा सका, ये हम पहले भी कह चुके हैं। लेकिन लिबनान में मुझे अच्छी तरह से याद है, आखिरी तकरीर में भी उन्होंने जिक्र किया था हसन नसरुल्लाह ने कि द ग्रेटेस्ट मिस्टेक दैट इसराइल कैन मेक इज़ टू इन्वेड लिबनान थ्रू ग्राउंड फोर्सेस, क्योंकि उनके पास रेजिस्टेंस के तरीक़ाकार, रेजिस्टेंस के लिए ट्रेंड लोग, वार हार्डन लोगों की कोई कमी नहीं है। ये पता है, इसराइल को भी पता है, अमेरिका को भी पता है। तो आपने देखा कि जो ही उन्होंने वो यानी ट्रेसपास किया है, बॉर्डर अंदर दाखिल हुए हैं, तो रिएक्ट किया है लिबनान ने भी, यमन ने भी, और इससे पहले जो है वो इराक के ग्रुप्स जो है वो भी कर चुके हैं। और एज क्लोज एज द इंटेलिजेंस हेड ऑफिस जो है तल अवीव का, उसके पास गिरे हैं रॉकेट्स और बिल्कुल हिजबुल्लाह ने दिस इज अगेन ए वार्निंग। मैंने कहा ना कि ये कोई आसान खीर नहीं है। तो जिस तरह के सायरन बजते हैं और जिस तरह की चीखें सुनाई देती हैं ना इजरायलियों की, वो भी सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ ये कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि देखें भाई इसराइल साहब, हमारे आप सब्र का मतलब है इम्तिहान ना लें। इफ़ यू मेक ए मिस्टेक वी विल ऑल्सो टीच यू ए लेसन। ये जो लास्ट अटैक किया है ईरान ने अपने वो इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेने के लिए, बिल्कुल ये तो साबित हो गया है कि इसराइल इज़ वल्नरेबल। वो जो आयरन डोम का कॉन्सेप्ट था उसको तो उड़ा के रख दिया उन्होंने। ठीक है, लिहाजा वो बार बार उनको वार्न कर रहे हैं कि अगर आप हमारी तरफ आएंगे तो फिर आप अपनी खैर मनाएं। बुखारी साहब, अभी सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह से इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान ने कुछ वक्त लिया और उसके बाद अटैक किया। इवन इसराइल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईरान वार करेगा। अब कहीं ना कहीं इसराइल भी अलर्ट है कि बड़ा जवाब मिल सकता है, जिसकी वजह से इसराइल पे भी खामोश बैठा है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो CIA के चीफ की जो वार्निंग है, बिल्कुल वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि ईरान इज़ नॉट वो क्या कहना चाहिए, इज़ नॉट एन ईजीली वल्नरेबल कंट्री। उसके डिफेंसेस के हवाले से, उसकी कैपेसिटी के हवाले से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो अगर उसको खाया जा सकता होता तो अब तक, जब से ईरान के ख़िलाफ़ सैंक्शंस लगी हैं, जब से ईरान के ख़िलाफ़ दुनिया भर की हर साजिश हो रही है, नात का बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो अब तक तो उसकी ऐसी तैसी हो गई होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो जुमे का खुतबा दिया है अली खमेनी ने, आपने देखा है वो हज़ारों नहीं
लाखों की तादाद में लोग, इसके बावजूद कि ख़तरा था कि इसराइल किसी वक्त भी हमला कर देगा, वो ओपन कैंपस के अंदर आके उन्होंने नमाज जुमा पढ़ी है और खुतबा सुना है तवील अली ख़ामेनी का। बिल्कुल, ईरान ने तो तैयारी की हुई है। उसमें भी अली ख़ामेनी साहब ने भी यही कहने की कोशिश की है कि हमारे सब्र का इम्तिहान आप ना लें। इफ़ यू विल डू एडवेंचर देन यू विल ऑलवेज रिपेंट दिस मिस एडवेंचर। तो अब देखना ये है कि इसराइल जो है कितने महाजों पर एक साथ लड़ेगा। लेबनान में महाज उसने खोल दिया है, यमन के साथ उसकी चल रही है, शाम के साथ उसकी चल रही है, ईरान के साथ अलहदा है, लेबनान के साथ अलहदा है। तो क्या उसमें कैपेसिटी है इतने महाजों पर एक साथ लड़ने की? ये मुमकिन था अगर वेस्ट आउटराइटली उसको सपोर्ट कर रहा होता। कल भी हमने कहा था प्रोग्राम में कि फ्रांस ने असले की सप्लाई रोक दी है। इसी तरीके से कांग्रेस के अंदर आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि आप उनको फंडिंग करनी बंद करें, आप उनको असला भेजना बंद करें। बल्कि यहाँ तक धमकी दी गई थी कि हम रास्ता रोकेंगे अगर जहाज़ असला लेके जाएगा वहाँ, याद है? तो कहने का मतलब ये है कि ये अब मर्जी नहीं है इसराइल की या अमेरिका की कि जब चाहें वो लेबनान को खा जाएं, जब चाहें वो ईरान को खा जाएं। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। बावजूद इसके कि मुस्लिम उम्मा जो है वो मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है, बावजूद इसके कि सवाए एक डेवलपमेंट ऐसी ज़रूर हुई है आज जिसका जिक्र करना चाहिए, वो ये कि तुर्की ने अपने 2 बैरी जहाज़ भेज दिए हैं लेबनान, जहाँ से वो उनके 2000 के करीब बंदों को लेके जाएंगे। मुझे तवक्को है ये कि इजराइल शायद इसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर ये गलती उन्होंने की, दैट मीन्स टर्की इज पार्ट ऑफ। बिल्कुल, यकीनन अब इतना आसान नहीं है ईरान को टारगेट करना। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।